क्या करते हैं नितिन जी? मेरा छोटा सा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। मेरे फादर साहब का ये कहना था कि भी नहीं, जॉब नहीं करनी है, कि आई एम द ओनली सन, तो भाई आपने जो है पास में रहना, अपना बिजनेस करो। पिछले 6 महीने में ऑन एन एवरेज आपकी इनकम कितनी रही है? ऑन एन एवरेज 70 to 80,000। अगर मैं आपकी इनकम की बात करूं, 70,000 के हिसाब से 62,000 आप अगर खर्च कर रहे हो तो कल के लिए आप कैसे सेव कर रहे हो? आपका धंधा कितना क्या वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है कि फिक्स? आजकल ऊपर नीचे रहता है। अगर मैं देखूं आपके म्यूचुअल फंड्स, पहले तो 14 म्यूचुअल फंड है। यस, 14 म्यूचुअल फंड्स होने नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इसका ये मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में करीब 150 इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे। ऑन एन एवरेज इनका एक्सपेंस रेशियो करीब 1.8%। राइट। तो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री ही बनी है अपने कस्टमर को कम इन्फॉर्म करके। कि हम जितना उन्हें कम सिखाएंगे, जितना उन्हें कम इन्फॉर्म करेंगे, शायद उतना ही हमारा ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमें नितिन जी के साथ, हमें दिल्ली के हरिनगर एरिया में, नितिन जी एक बिजनेसमैन है, इनसे इनकी फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे। उनके पास भी कई सारे सवाल है हमारे लिए, एंड आज हम इनके फाइनेंसेस को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्स योर फाइनेंस में। कैसे हो आप? ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल। बताइए नितिन जी, आपकी उम्र कितनी है? कमिंग नवंबर आई एम गेटिंग 43। ठीक है, समझ गया। क्या आप दिल्ली से ही है? हाँ जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। एंड क्या करते हैं नितिन जी आप? मेरा छोटा सा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। मतलब बहुत लार्ज वाइड नहीं है। ओके है, ठीक है। मेरे पास में ऑफिस है। थोड़ा शुरुआत से ले जाते हैं। आपने क्या पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद क्या आपने कोई नौकरी करने की कोशिश की? आपने स्टार्टिंग से बिजनेस किया है? यस, मैंने डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आईपी यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, ठीक है। 2002 का मैं पास आउट, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है। उसके बाद मैंने जो है जॉब हंटिंग की, तो कुछ जॉब्स मिली बट दूर मिली। तो बट मेरे फादर साहब का ये कहना था कि भी नहीं, जॉब नहीं करनी है, कि आई एम द ओनली सन, तो भाई आपने जो है भाई पास में रहना, अपना बिजनेस करो। इन द मीन वाइल मेरे फादर ने जो है वीआरएस ले ली थी। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो उन्होंने जॉब की है अपनी? उन्होंने पूरे 28 साल जॉब की है। हाँ। मतलब मेरे दादाजी ने भी गवर्नमेंट जॉब की है। तो सब लोग मेरे से पहले सारे जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रह चुके हैं। तो उन्होंने क्यों कहा कि आप बिजनेस करिए? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, क्योंकि मेरे जो फील्ड की जॉब्स थी वो दिल्ली में नहीं थी। तो उनको कहीं ना कहीं ये रहा कि जो है लड़का कहीं बाहर दौड़ जाएगा। समझ गया। और थोड़ा सा रीज़न ये भी रहा है कि मेरी एक्चुअल में मदर पास अवे हो चुकी हैं, तो वो 2000 में हुई थी। तो उनको थोड़ा सा एक सेटबैक थोड़ा सा रहा कि भी भाई थोड़ा मुझे टेक केयर के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दादा दादी भी थे, तो उनको भी ये रहा कि भाई बेटे अगर आप इधर उधर चले जाओगे तो फिर पीछे फादर का कौन टेक केयर करेगा। तो ये इस वजह से। कितने साल हो गए आपको खुद के काम करते हुए? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, ठीक है। एंड आर यू ग्लैड कि आप खुद का काम कर रहे हो? हाँ, यस आई एम ग्लैड, बट देयर इज सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार, जॉब कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि भी जितने भी ये एक बड़ा एक वो रहता है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं होती। क्योंकि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जॉब्स करने वालों के पास ऑप्शन है बिजनेस करने का, बट बिजनेस करने वाले के पास ऑप्शन नहीं है जॉब करने का। सही बात है। तो आप बताइए कि आपने कहा कि भाई बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, और अभी आपका परिवार भी बड़ा है, आपके बच्चे भी हैं। मेरे आई हैव ओनली वन किड। यस, आपके एक बच्चे हैं। क्या आपके पिताजी भी आपके साथ रहते हैं? हाँ, मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं। ठीक है। तो आपके घर में टोटल 4 लोग? 4 लोग हैं। हाँ जी, 4 लोग हैं अभी, ठीक है। एंड क्या आप सोल अर्नर है अपने घर में? काइंड ऑफ कह सकते हैं। वैसे तो मेरे फादर साहब को रेंट आता है। हाँ, रेंट आता है। ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। एंड क्या आप सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं? यस। बताइए कि अभी 25 साल बिजनेस करने के बाद आज आपके बिजनेस का साइज क्या है? कितने लोग हैं? कितना आप कमा लेते हो? और क्या आप खुश हो जैसे चल रहा है चीज़ें? हाँ देखिए, जैसा चल रहा है इट्स ओके, डन है।
कोई भी चीज़ करने के बाद ना, मतलब कोई भी कहीं पर भी करते हैं या कोई भी चीज़ होती है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ चीज़ें ना थोड़ी सी स्टॉप होनी शुरू हो जाती हैं या आप स्टक हो जाते हो। बिकॉज मैं लॉजिस्टिक्स कोरियर के बिजनेस में हूँ, सो वी आर टोटली डिपेंड ऑन थर्ड पार्टीज, कि अगर आपके पास काम है या आपको कुछ काम कराना है देन यू कम टू मी। अगर आप ही के पास नहीं है एज पर ग्लोबल सिनेरियो, तो जो कॉर्पोरेट वाला लेवल पे है वो वहाँ काम थोड़ा सा कम हो रहा है। तो क्या आप कंपनीज के साथ काम करते हैं कि इंडिविजुअल लोगों के साथ? मैंने इंडिविजुअल स्टार्ट किया था, अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, ESB कैन करके नाम था, और दिल्ली टू मानेसर हमारा खुद का अपना डिलीवरीज का काम था। कोविड में हमने बंद कर दिया था, और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो है एज अ फ्रेंचाइजी काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो कंपनी की DHL, ब्लू डार्ट, इन सब की डिलीवरी, इन सब की मेरे पास फ्रेंचाइजी है, सो वी एज अ बिजनेस एसोसिएट। ठीक है, ठीक है। आपकी जो इनकम है क्या वो पिछले महीने के बिजनेस पे डिपेंडेंट है कि आप एक फिक्स सैलरी हर महीने निकालते हो? मोस्ट प्रॉब्ली येस और नो बोथ। यस, मैं सबसे पहले मेरा ये है कि भी मैं सबसे पहले मेरा ये रहता है कि जो मेरे फिक्स जो मेरे एक्सपेंसेस हैं एज पर मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो मैं पहले उसको अलग करता हूँ। जो मेरी सेविंग्स हैं उसको मैं अलग करता हूँ, जो फिर बच गया उसको मैं स्पेंड करता हूँ। समझ गया। ठीक है। पिछले 6 महीने में ऑन एन एवरेज आपकी इनकम कितनी रही है? ऑन एन एवरेज 70 to 80,000। 70 to 80,000। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि पिछले 6 महीने में आपका 70 से 80 हज़ार रुपए मोटा मोटी एवरेज आया है। ठीक है। अब आपके खर्चों की बात करते हैं। क्या आपने लिखे हुए अपने खर्चे? बढ़िया, इन्होंने पूरा फोल्डर बना दिया है सब कुछ का, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये है आपके मंथली एक्सपेंसेस। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस पूरी फैमिली का वो है 3,000। टर्म इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, कितने का कवर है इसमें? 99 lakhs। 99 lakhs का। उसका मंथली खर्च, मंथली प्रीमियम है 3,900। बहुत ही सही। स्कूल का फी है 12,500। क्या ये स्कूल और ट्यूशन दोनों हैं? दोनों है। कौन सी क्लास में आपका बेटा? 9th ग्रेड में। ठीक है। फिर बाद में फूड एंड ग्रोसरीज 30,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2,500। गैस का बिल है 1,000। ठीक है। शॉपिंग ठीक है 1,000। मेडिकल एक्सपेंसेस 500। मेंटेनेंस 500। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 1,000 और बाहर खाने का खर्चा 3,000 रुपये। मैंने आपके खर्चे देख लिया है। हाँ, अगर मैं आपकी इनकम की बात करूँ 70,000 के हिसाब से 62,000 आप अगर खर्च कर रहे हो तो कल के लिए आप कैसे सेव कर रहे हो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आपका फिक्स योर फाइनेंस में आने का मेन कारण क्या है? फिक्स योर फाइनेंस में मेरा बेसिकली आने का मतलब मेन रीज़न यही रहा है क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल्स। मतलब आई एम जीरो भी क्या, माइनस में मैं कहूँगा, एज पर माइनस लेवल पे। तो कहीं ना कहीं आई नीड एक्सपर्ट पर्सन, सो यू आर एक्सपर्ट। समझ गया। ये जो 62,000 रुपीज़ है जो मैं आपके खर्चे देख पा रहा हूँ, इसमें से कुछ भी ऐसा कैंसलेबल या फिर नेगोशिएबल नहीं है। ये सारे खर्चे आपके ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। जो आपके बाहर के खाने का कॉस्ट है या फिर शॉपिंग का कॉस्ट है, ये सारे बहुत नेग्लिजिबल खर्चे, राइट? तो मतलब आपको घर चलाने के लिए 62,000 रुपीज़ चाहिए ही रहेंगे। उसी के साइड में आप कह रहे हो कि आपका हर महीने करीब 70,000 का इनकम आता है, हाँ, राइट? बट आपका धंधा कितना क्या वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है कि एक फिक्स? यस, है। अब आजकल है, मतलब एट प्रेजेंट सिनेरियो अब आजकल ऊपर नीचे रहता है। ओवरऑल है ये नहीं सिर्फ मेरे साथ है। बट मेरा कंसर्न पहला ये रहता है कि जो मेरे फिक्स जो फिक्स हैं तो उसको मैंने पहले मेरा सीन ये है कि भी मैं अकाउंट में अपने 6 महीने के जो भी एक्सपेंस हैं वो हमेशा रखता हूँ। तो जब भी रहता ही है, जब भी प्लस मेरे पास कुछ भी कहीं से भी आ गया, सपोज मेरा अगर खर्चा मेरा 50,000 का हुआ है तो अगर इफ़ आई हैव 30,000 और 25,000 एडिशनल अमाउंट तो वो सीधे मेरे वो ज़ीरो हो जाते हैं। वो ज़ीरो ये हो जाते हैं कि मैं सीधे उसको सेव ऐसी जगह कर देता हूँ कि नहीं, ये मेरे जो फर्दर जो मेरी सिप्स डिडक्ट होनी है या मेरे स्पेंडिंग्स डिडक्ट होने हैं तो वो उसमें मैं पार्क कर देता हूँ। एक चीज़ तो आप सही कर रहे हो और जो हर एक बिजनेस ओनर को करना ही चाहिए। बिजनेस में धंधा इतना ऊपर नीचे होता है कि आपको अपने खर्चे के एटलीस्ट 6-8 महीने
अलग से एक बैंक अकाउंट में रखने ही है, ताकि कभी ये दिमाग में ना आए कि चलो धंधा बंद कर देते या फिर कुछ और करने का सोचते हैं। अगर आपको धंधा लंबे समय के लिए करना है, प्लीज आपको अलग से सेव करना पड़ेगा। आप हर अपना पैसा मार्केट में मत डालो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, क्योंकि मार्केट से ज्यादा रिटर्न कई बार आपका बिजनेस ही देगा। और अगर आपको रिटर्न चाहिए, आपको उतनी ही सेफ्टी एक अपने फाइनेंसेस के साथ रखनी पड़ेगी। शुरू से एक रहा है कि भी कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह रखते जाओ। हाँ, मैंने कभी प्रॉपर्टीज में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ये जिस घर में आप रह रहे हो, क्या ये आपका ओन्ड है? हाँ जी, मेरे फादर साहब का है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बट आप बोल रहे हो कि 28-27 की उम्र से ही आपने कुछ ना कुछ अमाउंट तो इन्वेस्ट हर महीने आप करते हो। हाँ जी, हाँ जी। कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया और 27-28 की उम्र में आपने कहाँ इन्वेस्ट? सर मैंने 500 रुपये से शुरू किया। ठीक है। और आज के दिन आप कितना इन्वेस्ट करते हो हर महीना? आज के दिन मैं लगभग 41,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये इनकम जो है, ये जो एक्सपेंस है, उसके ऊपर 41,000 हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्यों सेव कर रहे हो आप, बताइए क्या कारण है आपके? प्राइमरी मेरा दो गोल्स बहुत प्राइमरी हैं। बहुत इनिशियल पार्ट्स में ही मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं करना है, क्योंकि आई एम इन अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ना लेबरिस्टिक और ये सब चीज़ें हैं। क्या आज के दिन भी आपको फिजिकल काम करना पड़ता है? यस, करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। मैंने किया भी है, मैंने डोर बेल बजा के डिलीवरीज भी की हैं। अच्छा। बट मेरे साथ मतलब मेरा पर्सनल, अगर मैं ये अपना ये कहूँ कि मैंने कई सेगमेंट्स करके देखे, तो वो हर टाइम थोड़े टाइम बाद वो जो है ना वो फ्लॉप हो गए हुए। तो इसलिए फिर मैंने ये एट द एंड यही सोचा कि नहीं यार, कुछ एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, मैं आपके बाकी डिटेल्स भी पढ़ लेता हूँ। ये ठीक है, ये आपकी मंथली SIPs है। हाँ, राइट। ये 1000 फ्लेक्सी कैप में 4000, मल्टी कैप फंड में 2000, मल्टी एलोकेशन फंड में 4000, ग्रोथ फंड में 5000, चिल्ड्रन फंड में 9000 रुपये और स्मॉल कैप में 2000। ओके। और जो PPF है, हर महीने आप करीब 13,500 रुपये PPF में डालते हो, आपके वाइफ और आपके बच्चे के अकाउंट में। ठीक है। अगर मैं देखूं आपके म्यूचुअल फंड्स, पहले तो 14 म्यूचुअल फंड है। यस, है ना? इसको मुझे 14 म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा है। यस, राइट। इन 14 फंड्स में से एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.85% से लेके 2.41% तक है। तो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये सारे रेगुलर फंड्स है, क्योंकि आपके एक वेल्थ मैनेजर ये पैसा आपके लिए संभाल रहे हैं, वो ज्यादा है। लेकिन ये हाई एक्सपेंस रेशियो 2.5% का एक्सपेंस रेशियो तभी जस्टिफाइड है जब रिटर्न्स ज्यादा है देन द मार्केट। और जब आपके वेल्थ मैनेजर आपको कोई फंड बताते हैं, क्या आप खुद का लेवल पे रिसर्च करते हैं? नहीं कर पाता। सो यू आर ट्रस्टिंग हिम, राइट? ठीक है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये फंड है आदित्य बिरला लाइफ ESG फंड। अब जैसे ESG फंड आ जाता है, बेसिकली ये जितने भी स्पेशलाइज्ड फंड्स है ना, इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो भी काफी हाई होते हैं। इसमें 2.44% का एक्सपेंस रेशियो है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस फंड ने आगे पिछले जितने भी साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिटर्न दिया है कि नहीं। आपके पास 14 म्यूचुअल फंड्स हैं। हाँ जी। ठीक है। और 14 में से 8 एक ही कंपनी के। अब क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, मुझे एक चीज पता है कि जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है और उसका जब न्यू फंड ऑफर होता है, NFO होता है, हम सबको कंपनी बोलती है कि अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए ये म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करोगे तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। राइट। और इसी चक्कर में आपके पास आपके वेल्थ मैनेजर ने 14 म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड किए। 14 म्यूचुअल फंड्स होने नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में काफी ज्यादा ओवरलैप होगा। ओवरलैप का ये मतलब है कि जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में सेम ही रहेगी, बट उसके बावजूद आपको इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, देखिए हर म्यूचुअल फंड में 25 से 40 कंपनियां होती है। राइट। अगर आपके पास 14 म्यूचुअल फंड्स है, इसका ये मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में करीब 150 इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। राइट। आप ये सोचो कि 150 स्टॉक में अगर आप महीने का 41,000 रुपए डाल रहे हो
ओके तो लास्ट में अगर किसी कंपनी ने 100x का रिटर्न दे भी दिया फिर भी आपका ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि बाकी जो है, क्योंकि आपका जो पैसा है 41,000 रुपए वो 150 कंपनियों में लग रहा है, तो पर कंपनी आपका जो इनपुट है वो बहुत कम है। आदित्य बिरला लाइफ ESG फंड 2.44%, ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे महंगा फंड है, राइट। फिर एक है रिटायरमेंट फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.41%, राइट। आपको अपने सारे म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखना है, ठीक है, पिछले 5 साल का, पिछले 3 साल का और पिछले 10 साल का। ओके, सेम ऐप पे। ऐप में अगर नहीं देखना तो आप tickertape.com या फिर आप valueresearch.com, ये 2 वेबसाइट्स है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको ये देखना है कि इन म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना बेटर है। कंपेयर क्यों करना है? क्योंकि आप 0.1% या 0.2% की फीस में इन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप 1.5% एक लार्ज कैप फंड में दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये उस 100 के इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा तो ज्यादा फीस का मतलब नहीं है, राइट। तो आपको अपने सारे म्यूचुअल फंड्स के केस में ये कैलकुलेट करना है कि ये फंड्स का परफॉर्मेंस उनके बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना बेटर है। ये आपको सीधा tickertape.com में भी क्लियरली मिल जाएगा। वो आपका परफॉर्मेंस दिखाएगा और फिर बेंचमार्क के अगेंस्ट में दिखाएगा कि अंडर परफॉर्म किया है कि आउट परफॉर्म किया है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ ना कि आपके जितने भी ये 14 म्यूचुअल फंड्स है, ऑन एन एवरेज इनका एक्सपेंस रेशियो अगर मैं ले लूं, ऑन एन एवरेज इनका एक्सपेंस रेशियो है करीब 1.8%, राइट, 1.8%, ठीक है। तो आपका म्यूचुअल फंड का पूरे पोर्टफोलियो का साइज है आज के दिन में 43 लाख रुपीस, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप 1% का कमीशन देते, ठीक है, तो आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा। पिछले 1 साल में आपने अपने पोर्टफोलियो में करीब 80 to 90,000 का कमीशन अपने वेल्थ मैनेजर और म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है। अगर आपके म्यूचुअल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो का 1% होता टोटल एक्सपेंस रेशियो तो आप 40,000 देते। तो 31,000 रुपए, 40,000 रुपए आपने पिछले साल में खोया है इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब ये एक्स्ट्रा कमीशन तभी सेंस बनाता है जब उस पोर्टफोलियो ने एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, राइट। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को भी देखूं, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर फंड्स का जो नाम है वो बहुत ऐसे रिटायरमेंट फंड, ESG फंड, फिर बाद में किसी के भी ऐसे सीधे नाम नहीं है, डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, ये सारे नाम स्पेशलाइज्ड नाम है। आपको लगेगा कि अच्छा ये फंड रिटायरमेंट मेरा सॉर्ट करेगा, बट एक्चुअल में इनका पोर्टफोलियो देखोगे ना आप ओवरलैप करके सब सेम ही होगा, वही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक बास्केट होगा, बट फाइनेंस में कमाई प्रोडक्ट बेच के होती है, और आप एक प्रोडक्ट को जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हो, राइट। तो फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री ही बनी है अपने कस्टमर को कम इन्फॉर्म करके, कि हम जितना उन्हें कम सिखाएंगे, जितना उन्हें कम इन्फॉर्म करेंगे, शायद उतना ही हमारा ज्यादा फायदा होगा। दैट इज द नेचर एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ एंड यू हैव टू लर्न, क्योंकि सिस्टम तो आपके पीछे ही लगा हुआ है, राइट, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको भी ये 14 फंड्स कम करने हैं। आज एक 43 लाख रुपीस के पोर्टफोलियो पे आप 70,000 रुपए, 80,000 रुपए का कमीशन भर रहे हो। 5 साल बाद ये 43 लाख की वैल्यू 70 लाख हो जाएगी, तब आप लाख रुपए, 1,20,000 रुपए इसी पोर्टफोलियो में कमीशन दोगे साल का, राइट, जो आप खुद अर्न कर सकते थे, जो आपके खुद के लिए होते। मैंने शुरू में तो मैंने अपने म्यूचुअल फंड एजेंट को, मैंने तो शुरू में जिस दिन वो मेरे को मिला और उस दिन बात हुई तो मैंने उसको आई ऑफर 1,000 रुपीज़, वो उसने मना किया कि नहीं हाँ मुझे नहीं चाहिए भी, ठीक है ओके। मैंने तब भी उसको 500 रुपये दिए, वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि भी मेरे को पहली बार किसी ने कैश, जबकि मुझे नहीं पता था कि भी इनको जो अर्निंग्स हैं वो किस तरीके से होती हैं। आई थॉट कि भी अर्निंग भी आपने मेरी हेल्प की है तो आई गिव यू सम अमाउंट, हेल्पिंग अमाउंट, कि भी हाँ भी ठीक है आपने मेरे को गाइड किया है। बट मुझे नहीं पता था बाद में कि भी भाई बाद में जो है वो आपको जो आपकी जो कमीशन, उनकी जो कमीशन बनती है वो किस तरीके से बनती है और कितनी बनती है। आपने 15 साल से इन्वेस्ट किया है, सेव किया है, राइट। आप 40 लाख रुपए का आपने पोर्टफोलियो बना दिया, आपने अपने साइड से तो सब कुछ सही की, राइट, बट सिस्टम ही ऐसा है कि आपने कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों में
5 से 7 लाख रुपए का कमीशन पे कर दिया होगा और शायद वो 5-7 लाख रुपए का कमीशन देके आपको उतना ज्यादा फायदा या अल्फा जो कहते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न वो नहीं मिला है। ओके, अब हम आपके गोल्स के बारे में बात करते हैं। पहला है रिटायरमेंट। कितने साल में रिटायर होना है आप? 10 साल मैंने 10 साल। और क्या अभी आपका काम बहुत हेक्टिक है? फिजिकली कह सकते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से थोड़ा सा ये है कि भी मुझे बहुत शॉर्ट पीरियड तक के लिए ये काम करना है। उसके बाद मुझे मतलब बहुत लंबा इस काम को नहीं लेके जाना और बहुत लंबा इस काम में इंडल्ज नहीं रहना। समझ गया। आप ठीक है, तो 10 साल में आपको रिटायर होना है, 2 लाख रुपए प्रति महीना चाहिए, राइट? इसके लिए आपको अमाउंट पता करना है कि कितना अमाउंट आपको 10 साल में इस गोल के लिए जुटाना है, राइट? ओके नितिन जी, 2 लाख रुपए कमाने के लिए हर महीने आपको इसका 300 गुना अमाउंट का एक पोर्टफोलियो बनाना है। एकदम सिंपल है। आपका जो रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी मंथली खर्चा हर महीने निकालना है अपने पोर्टफोलियो से, उसका 300 गुना कर दीजिए। तो 2 लाख के केस में आपको 6 CR का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मस्ट है। यस, मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। ये जो 2 लाख रुपए, क्या ये 2 लाख रुपए कांस्टेंट रहेंगे कि आगे जाके धीरे धीरे वो बढ़ते रहेंगे? बट ऑब्वियस है वो बढ़ेंगे भी। जैसे तेल का भाव बढ़ेगा, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, वैसे ही आपका 2 लाख रुपए का जो खर्चा है वो 20 साल बाद 3.5 या 4 लाख का हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए अगर मैं नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट वाला मैथ करूं, ठीक है, आपको 3.5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? पहले साल में आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और आप इंटरेस्ट से ही पूरी जिंदगी अपने सारे खर्चे निकाल रहे हो। फिक्स डिपॉजिट का जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट कभी ग्रो नहीं हो रहा है, right. क्योंकि जो भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो इंटरेस्ट आप पूरा खर्च रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। इसीलिए आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उस पोर्टफोलियो का 4 या 5% रिटर्न ही हर साल का आप कंज्यूम कर सकते हो और बाकी पैसा आपको इन्फ्लेशन के लिए रखना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो आप? राइट। तो अब अगर आप एफडी में करते हो, एफडी आपको 7% रिटर्न दे रहा है, अगर आप 4% निकाल लोगे अपने खर्चों के लिए, तो वो 3% का जो ग्रोथ है उससे आपके खर्चे कवर नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कवर नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए आपको एक हायर रिस्क का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स प्लस गोल्ड का पोर्टफोलियो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, और उससे आप हर साल 4% निकालोगे और जो बाकी का पैसा है दैट इज जस्ट ग्रोइंग ऑन योर प्रिंसिपल, ताकि 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आपका 2 लाख रुपए 3 लाख बन जाए, फिर भी वो पोर्टफोलियो आपको फीड कर पा रहा है, राइट? इसीलिए अमाउंट बड़ा है, बट ये 6 करोड़ का लॉजिक ही है। 300 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंस, डिजायर्ड मंथली एक्सपेंस इज योर रिटायरमेंट फंड। आपके बच्चे की उम्र कितनी है अभी? 13, मतलब 5 साल में आपको ग्रेजुएशन का पैसा निकालना है 50 lakhs, ठीक है? तो 50 lakhs 5 years, 50 lakhs 10 years, ओके। अगला है चाइल्ड मैरिज एंड सेटलमेंट अमाउंट। 15 साल बाद आपको उन्हें 50 लाख रुपए देने हैं, ओके? फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंस 50 लाख, ट्रैवल एक्सपेंस साल का 2 लाख, घर बनाना है आपको 15 साल में 2 करोड़। अभी जो आपका करंट नेटवर्थ है, आपके लोन तो एक भी नहीं है, 0, तो आपके हम पूरे एसेट्स देखेंगे। सेविंग अकाउंट में आपके 8 लाख रुपए जो आपका इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है। नहीं, ये लगभग ऑलमोस्ट ये मेरा रहता है, मेरा मिक्सअप है, मेरा मतलब बिजनेस एंड सेविंग का है। इसमें मिक्स मेरे जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो मंथली EMIs जा रही, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, उसका 6 से 8 महीने का पाक हुआ है। ठीक है, तो उसको लेके ओके, आपके अकाउंट में 8 लाख, एफडी 40 लाख। से एफडी जो है, आपने इतना बड़ा अमाउंट का एफडी क्यों किया हुआ है? ये हो गया, मतलब ये वही है, नॉलेज आपको नहीं है, क्योंकि पहले आप जो है उसी में लगे हुए थे अपना और इन्वेस्टमेंट्स में, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज हो रही है। तो तब अब यूलिप्स थे, तो यूलिप्स मैंने बंद कर दिए, कई ऐसे यूलिप्स थे और इधर उधर की इन्वेस्टमेंट थी, सब जो है वो सब मैंने निकाल ली। सो बेटर, उससे बेटर तो ये है कि आप समझ इसको पाक कर सकता हूँ। आपकी करंट, अगर मैं एलोकेशन दिखाऊं ना, एलोकेशन बताओ, आपके केस में जो आपकी एज है उतना ही अमाउंट आपका इक्विटी में 43 lakhs ऑफ 1 करोड़, और जो बाकी 57% है वो आपका डेट में है, राइट? इसको उल्टा करना चाहिए, राइट?
आपकी जो एज है उतना आपका होना चाहिए सेफर एसेट्स में, राइट, बाकी का अमाउंट इक्विटी में, राइट, क्योंकि आज के दिन आप सोचिए कि जो 10, 12, 13, 14% का जो रिटर्न है, राइट, वो आपका सिर्फ ये 43 लाख वाले अमाउंट पे आ रहा है, बाकी अमाउंट पे तो वही इन्फ्लेशन जितना ही 7, 7.5, 8% का रिटर्न आ रहा है। राइट, राइट, तो आपको इसे बेटर करना पड़ेगा। इफ आई वर यू, मैं 60L इक्विटी में इसको रीएलोकेट करके मैं 60 लाख इक्विटी में कर दूंगा और बाकी का अमाउंट में डेट में कर दूंगा। वही मुझे करवाना एक्सपर्ट। तो ये जो बैंक अकाउंट है, ये जो 8 लाख जो आपका इमरजेंसी फंड प्लस इन्वेस्टमेंट फंड है, इसे हम कहीं टच नहीं करेंगे। ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। एफडी में से, ठीक है, हम 20L निकालेंगे, ठीक है, फिर हम इसे आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। नितिन जी, आपने अभी तक 1 करोड़ सेव किया, इसमें से करीब 60 to 70% आपने अपने रिटायरमेंट के लिए ही सेव किया हुआ है। ऑलमोस्ट राइट। तो हम इस हिसाब से देखेंगे, ये 1 करोड़ का आपने 70 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए सेव किया है और बाकी 30 लाख रुपए आपने अपने बच्चों के लिए सेव किया है। राइट। ये 30 लाख रुपए अगर हर साल 10% से ग्रो हो रहा है तो आपका 7 साल में पैसा डबल हो जाएगा, विच मीन्स 60 लाख जितने बन जाएंगे आफ्टर 6 years, 7 years, राइट, विच मीन्स कि ये 30 लाख आपके बच्चे की जो अमाउंट है वो 30 का 60 बन जाएगा आफ्टर 6 years, विच इज इनफ फॉर देयर एजुकेशन, राइट। अभी एग्जिस्टिंग 43 लाख प्लस जो और 20 लाख रुपए आप फिक्स्ड डिपॉजिट से इक्विटी में डालेंगे, राइट। ये जो 63 लाख रुपीस है, ये 63 लाख रुपीस की वैल्यू, ठीक है, आफ्टर 5 years will be 1.11 CR, okay, and after 10 years it will be 1.95 CR, okay, मतलब करीब 2 करोड़ रुपए आपका म्यूचुअल फंड जो अभी एग्जिस्टिंग फंड्स है, okay, उससे ही बन रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अपना हर महीने की इन्वेस्ट भी करोगे आप, yes, राइट। हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप 41,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टिल इसी अगर फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट पे करते रहे, विदाउट एनी बर्डन और प्रेशर। यस, तो वो अमाउंट भी 10 साल बाद 96 लाख बन जाएगा। ये हो गया आपकी इक्विटी की वैल्यू आफ्टर 10 years विल बी 3 CR। इसी के साथ साथ आपके पास करीब 40 लाख रुपीस आपका डेट में है, राइट। फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, पीपीएफ हो गया। इस 40 में से मैं वो 8 लाख का जो इमरजेंसी फंड है वो हटा रहा हूँ, तो 32 लाख रुपीस आपके पास डेट में है, पीपीएफ और उसमें, राइट। उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसकी वैल्यू 10 साल बाद करीब 62 लाख की हो जाएगी, 62 लाख। सो यार नेट एसेट वैल्यू अभी जो आपका प्लान चल रहा है, 10 साल बाद सेम चीज चल के आपका करीब 3.62 लाख करोड़ हो जाएंगे। 3.62 करोड़ विल बी द नेट एसेट वैल्यू आफ्टर 10 years। 3.5 के करीब, 3.5 के करीब, ओके, राइट। अभी आपके प्लान के हिसाब से ये इनफ कम है, नहीं है, राइट। सो यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट एवरी ईयर। सो दिस इज द थिंग कि अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए चाहिए, नथिंग टू वरी अबाउट। आपका जो करंट प्लान है वही प्लान कंटिन्यू करके आप कर सकते हो। अगर आपको 2 लाख रुपए पर मंथ निकालना है तो फिर आपको और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नितिन जी, आई होप आपको आज हेल्प मिली हो। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हमारे साथ अपनी पर्सनल फाइनेंसेस डिस्कस करना चाहते हैं, हम इंडिया में अलग अलग सिटीज में टूर करते हैं, राइट, नॉट लिमिटेड टू जस्ट ईयर 1 सिटीज। अगर आप कोई भी शहर से हो, प्लीज आप हमारा फॉर्म भरिए। हमें अलग अलग जॉब के लोग, अलग अलग शहर के लोग, अलग अलग एज के लोग, सबसे बात करनी है और पर्सनल फाइनेंसेस को एक बहुत ही कंफर्टेबल और ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट बनाना है। हम 3 साल से यही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिंदगी भर हम यही करते रहे। गुड बाय एंड अगली बार फिर मिलते हैं। बाय बाय।